हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला हिंदी का जो है सबसे वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे और ये जो पेपर है ये आप सभी के बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर लेंगे उनका हिंदी की जो तैयारी है वो पूरे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल है। जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो जितने भी बच्चे हिंदी के इस पेपर को तैयार करके जाएंगे इस बार हिंदी में वो बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ये जो आप सभी की हिंदी की क्लास 10th की पेपर है ना, ये आपके बोर्ड के द्वारा, जो यूपी बोर्ड है ना उसके द्वारा जारी किया गया बिल्कुल वायरल पेपर है। यानी ये जो है आप सभी के बोर्ड के लिए आपको ये तैयार करेगा पेपर। और इस पेपर में से आप सभी को हम बता दें कि 100% में से, ठीक है, यानी कि 70% क्वेश्चन आपके इसी पेपर से आएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस पेपर को तैयार कर लेंगे उनकी जो है हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले कि ये देखिए आपका मॉडल प्रश्न पत्र है और यहाँ पे देखिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट इस पूरे हिंदी के पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे इस पेपर को अभी से तैयार कर लेंगे बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, तो वो इस पेपर को एग्जाम के दिन 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। प्रारंभ में आपको 15 मिनट दिया जाएगा जो कि इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप लोग इसको पूरा 15 मिनट जरूर इस क्वेश्चन पेपर को सभी जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। और ये पूर्णांक 70 का है। जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरा 70 में 70 नंबर छाप करके और धुआं धुआं करके आएंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड है कि प्रश्न पत्र 2 भाग में है, खंड अ और खंड ब में विभाजित है। और प्रश्न पत्र के खंड अ में ना आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका 20 क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर का, जिसमें से सही विकल्प का आपको चयन करके OMR सीट यानी वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर कॉपी पे नहीं लिखना है आपको OMR सीट मिलेगा, उस पे आपको भरना है। और नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का यूज करना है। आप सभी को गोले को पूर्ण तरीके से भरना है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आपको 1 अंक यानी 20 क्वेश्चन 20 अंक। और उसके बाद देखिए अगर आप लोग एक बार OMR सीट पे उत्तर को अंकित कर दिए यानी कि गोले को भर दिए, तो आपको उस गोले को फिर से काटना नहीं है, इरेजर का यूज नहीं करना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके सही अंक पे जो क्वेश्चन है उस पर मिला हुआ अंक भी काट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके जो है अंक निर्धारित है, उन्हीं को देखकर ही आपको आंसर लिखना है। 2 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसका आपको आंसर सिर्फ 4, 5 या 6 लाइन में लिखना है, ठीक है, 5 से 6 लाइन में। ये नहीं कि 2 अंक वाला कोई क्वेश्चन है क्या आप लोग लगे बिल्कुल रामायण और महाभारत लिखने, ठीक है, 2 पेज में आप लोग लिखने लगे। तो आप अगर ऐसा करोगे ना तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है वो 2-3 क्वेश्चन हल करने में ही पूरा समाप्त हो जाएगा और बाकी लास्ट में क्वेश्चन छूट भी जाएंगे और आपके हिंदी में नंबर कम भी आ जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन जो है नंबर के हिसाब से ही आंसर लिखना है। यहाँ से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। खंड अ दिया है सबसे पहले। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, ठीक है, कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले ये जो तार सप्तक है ना, इसके जो संपादक थे वो अज्ञे जी थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। और इन्होंने ना 3 तार सप्तक दिया था। पहला जब इनकी शुरुआत यानी पहली तार सप्तक की प्रकाशन कब हुई थी तो वो 1943 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे पूछा रखा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशित कब हुआ था, तो वो सन 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सेकंड है, सुमित्रानंद पंत की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत की है। उर्वशी, ठीक है, तो उर्वशी तो नहीं है, उर्वशी क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसके बाद देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, कामयानी जयशंकर प्रसाद जी की है। लेकिन ये जो पल्लव है ना ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। पल्लव, गीतिका, युगवाणी ये सब किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड दिया है छायावाद, यानी छायावाद की मुख्य विशेषता है, इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो छायावाद की है? तो प्रकृति का मानवीकरण, यही जो है ये छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन चौथा दिया है मैथिली शरण गुप्त किस युग के जो है युग से संबंधित है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी जो थे ये द्विवेदी युग से संबंधित है और इनकी जो प्रमुख वो महाकाव्य है वो साकेत है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पांचवा देखिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो यहाँ पे देखिए ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत किसे कहते हैं, तो वो केशव दास को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा, तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए, आप लोग इसको बिना स्किप के पूरा लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा की रचना है और ये यानी अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद जी इसके नाटककार है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के कई नाटक है, अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, तो इसलिए ये नाटककार इनको कहा जाता है और इनकी इसमें नाटक जो है अजातशत्रु है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन देखिए 7 है इलाचंद जोशी की कहानी जो है कहानियों का विषय है, तो इनकी कहानियों का विषय जो है ना वो मनोवैज्ञानिक तरीके से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर दिया है 8वां सन यानी कि 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है, किस युग का समय है? ठीक है, इसमें से तो देखिए इसमें से जो है शुक्ल युग का समय 18 यानी 1018 से 1936 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मिलान आपको करना है, इसमें मिलान करना है। देखिए तो देखिए मैला आंचल यानी मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो इस तरीके से आप सभी को मिलान करा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड इसमें है कि चित्रलेखा किसमें मिलाना है? तो इसको ग में मिलाना है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था, ये जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। और कफन जो है ये प्रेमचंद जी की है, तो इसको आपको क में मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा जो है राइट है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने यानी पहला, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा जो है राइट हो जाएगा? तो ए ऑप्शन है जिसमें देखिए दिया हुआ है ए ऑप्शन में कि यहाँ पे देखिए पहला दिया है, पहला किससे मिला हुआ है? पहला जो है वो ख से मिला है, तो यहाँ पे पहला ख से मिला है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो है चित्रलेखा, ये किससे मिला है? दूसरा ग से मिला है, तो दूसरा ग से मिला है। उसने कहा था, ये थर्ड है, और थर्ड जो है किससे मिला है? घ से, तो थर्ड घ से। और कफन जो है पांचवा वो किससे मिला हुआ है? क से, तो यहाँ पे पांचवा क से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हो जाएगा 10वां, निम्नलिखित में से उपन्यास है, इसमें से कौन सा है जो उपन्यास है? ठीक है, तो देखिए सेवा सदन और विराटा की पद्मिनी, कफन और चित्रलेखा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें से जो मिलान है ना वो हो जाएगा आप सभी का यानी ये उपन्यास देखिए यहाँ पे सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और ये दूसरा विराटा की ये पद्मिनी ये भी उपन्यास है, और उसके बाद ये चित्रलेखा ये भी उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, पहला और यहाँ पे सेकेंड और ये फोर। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए सही के निशान लगानी है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 11 है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस यानी जिसमें दुख और शोक की बात कही गई हो, वहां पे देखिए यानी करुण रस की स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आप लोग क्लास 10th में हो, आपको दो ही रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। ठीक है, तो करुण रस का शोक और हास्य रस का हास होता है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश या प्रभात। ठीक है,
तो इस तरीके से दिया है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछ रखा है। तो देखिए ये जो मनो आया है ना, ये जो है वाचक शब्द है। ये किसकी वाचक शब्द है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा यानी अगर आपको उदाहरण में मनो, मानो, जनहु, जनो, ज्यों त्यों, ये सब आपको अगर देखने को मिल जाए, मनु, जनु, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसके उदाहरण में ये सब वाचक शब्द दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 13। इससे पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के बिल्कुल वायरल और बोर्ड के पेपर की वीडियो आ रहे पूरे आंसर के साथ, ऑल सब्जेक्ट के। अगर आप लोग नहीं देखे हो, इसके अलावा जो विषय है, तो सभी का पेपर आप लोग जाकर के देख लीजिए चैनल पे विजिट करके। अदरवाइज हमने आपको जो है इजी के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी विजिट करके देख सकते हैं। और इसी तरह यानी ये जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये जो पेपर है, ऐसे आपको ऑल सब्जेक्ट के पेपर, जितने भी आपके सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, सभी के पेपर आएंगे चैनल पे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अगला देखिए क्वेश्चन है 13। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती है। किस छंद का ये लक्षण है। ये लक्षण जो है ना, वो रोला छंद का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 14 दिया है। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग यहाँ पे है, शब्द है प्रहार, ठीक है, तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए ये 3 अक्षर का है, तो आपको एक ही वर्ड लेना है जो इसका पहले का है। तो पहले क्या लगा है, प्र, यही इसका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 15। पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 यहाँ पे संख्यावाचक है, इसमें संख्या का बोध होता है। तो जहाँ पे संख्या का बोध होता है वहां पे द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु खुद अपने आप में एक द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का अर्थ होता है 2 गायों का समूह, ठीक है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य है ना, उसके टोटल 8 भेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। क्वेश्चन देखिए 17 है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 18 क्वेश्चन है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 19 क्वेश्चन है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इसमें जो है, इसमें हम आपको बता दें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित में शब्दों में से सर्वनाम है। इसमें जो कोई है ना, यही सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसको आप लोग तैयार कर लिए, तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल सभी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पे खंड लिखा है, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें इस तरीके से 2 दिया है गद्यांश। दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है, और आप सभी का ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेकों देशों का समूह है, तो यह एक जाति नहीं जो है उनके जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, भिन्नता ही देखने में आएगी। तो इस तरीके से दिया है पहला क्वेश्चन इसमें संदर्भ लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि इसमें क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए आपको ना पहले इस तरीके से गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसके तीनों क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए पहले की संदर्भ, दूसरा कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा। अब यहाँ पे आपके सामने भारतीय संस्कृति क्वेश्चन में ही आ गया, और संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक के नाम को लिखना होता है, ठीक है, पाठ के नाम और लेखक के नाम को। अब यहाँ पे भारतीय संस्कृति मिल गया, इसमें भी आपको जैसे भिन्न भिन्न आ गया, संप्रदाय, अहिंसा, ये सब आ गया, तो आपको समझ जाना कि भारतीय संस्कृति से लिया गया। देश आ गए,
तो यहाँ पे ये सब ना, ये सब हिंट्स होते हैं, ट्रिक होते हैं, जिससे आप लोग इसको पहचान पाओगे कि ये किस पार्ट से है। तो इसमें तो क्वेश्चन में ही दे दिया भारतीय संस्कृति, और देश भी आया, हमने आपको बताया कि देश वगैरह आ गया, तो आपको भारतीय संस्कृति समझ जाना। अब आप लोग पाठ के नाम में क्या लिखोगे? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से लिया गया। इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। और उसके बाद देखिए संदर्भ में आप लोग यही लिखना है आपको, पाठ का नाम, लेखक का नाम। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? इसका भी आंसर इसी में से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए है ना कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, यहाँ जो है भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। यानी इसको अनेक देशों का समूह इसलिए कहा गया क्योंकि क्या है ना कि भारत में अलग अलग जो है धर्म को मानने वाले हैं, और यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, अलग अलग देशों से वो आए हुए हैं, तो अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से इसको देश, यानी कि इसको देश नहीं, इसको देश की एक समूह कही जाती है, इसलिए यहाँ पे अनेक देशों का समूह इसलिए इसको कहा जाता है। ये चीजें लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या है थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन जो दिख रही ना, यहाँ से यहाँ तक, इन से लेकर के नहीं तक, तो इसमें ब्लैक अंडरलाइन दिख रही है इसके नीचे, सिर्फ इसी का आपको व्याख्या करनी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है। आप लोग थर्ड हेडिंग डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, और उसके बाद जो चीजें उसी को लिखना, थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके इसको लिख देना है। कैसे कॉपी लिखना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए यहाँ पे हम आपको ज्यादा जो है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको देख लोगे एक बार कॉपी कैसे लिखे ना, तो आपको सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर अथवा, देखिए दिया है अथवा गद्यांश। इसमें कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, और उसके निर्माता जो है ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो इस तरीके से गौरव, तरुण और ढोल, इस तरीके से ये चीजें आ जाए ना, तो पाठ में यानी संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखोगे। तो पाठ के नाम को आपको समझ जाना है कि ये जो ये क्या लिखूं पाठ से लिया गया है, ये किससे लिया गया है? क्या लिखूं पाठ से। ठीक है, उसके बाद इसके जो यानी कि लेखक हैं वो कौन है? तो वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी हमने कई बार बताया हुआ है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद एक क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है? ठीक है, अब प्रगतिशीलता का अर्थ है साहित्य जो है, साहित्य का विकास होना, यानी इसमें जो है सभी चीजों का विकास हो रहा है। जैसे तरुण जो है, गौरव जो है वो तरुण की ओर जा रहे हैं, इस तरीके से यही सब चीजें है। भविष्य का स्वप्न देखेंगे, यही सब चीजों का विकास हो रहा है। लिख लेना आप लोग बनाकर। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। यहाँ पे देखिए जो है 2 आपको पद्यांश देखने को मिलेगा, और आप सभी को सिर्फ एक ही पद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए। तो देखिए, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, और गुज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भावतो सोही मेरो रसबान, सो तेरे कहे सौ स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की जो है अधरान धरी अधरान धरोगी। इस तरीके से दिया हुआ है, और ये जो है ये आप सभी के यानी कि सवये से लिया गया है। यानी यहाँ पे पाठ का नाम क्या हो जाएगा? सवये हो जाएगा। और यहाँ पे कवि जो हैं वो रसखान जी हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। रेखांकित उसकी व्याख्या में यहाँ से तक व्याख्या करनी। क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ पे कृष्ण के वियोग में जो व्याकुल गोपिकाओं ने कृष्ण की
किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गोपिकाएं हैं ना, वो श्री कृष्ण जी के याद में वो क्या करने लगी, जो मोर है उसको, यानी मोर का पंख सिर पे लगाने लगी, और जो गूंज है उसकी माला गले में पहनने लगी। ठीक है, और उसके बाद पीताम्बर ओढ़ने लगी और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमने लगी। तो यही चीजें हैं, आप लोग लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन है, अथवा में दिया हुआ है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिंद्रावन गोकुल वन उपवन संग कुंज की छाय, प्रातः समय जसुमती अरु नंद देखी, सुख पावत माखन रोटी देव सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बल संखेल, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन बजवासी, और जिनसो हित जदुनाथ। देखिए सूरदास यहाँ पे पहले ही दे दिया। अब कवि के नाम को तो आप लोग बिना सोचे समझे लिख सकते हो, सूरदास। ठीक है, उसके बाद यानी कवि ये सूरदास जी हो गए, और पाठ का नाम जो है वो है पद। पद के सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, आप लोग पद भी लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे सूरसागर हमने लिख दिया। तो ये भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है, संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्तृत नहीं होती, यानी श्री कृष्ण भगवान को ऐसी कौन सी बातें हैं जो श्री कृष्ण भगवान को भूला नहीं जाता, हमेशा याद रहता है। वो है कि देखिए पहला कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया, यानी श्री कृष्ण को जो सघन कुंज की छाव है उसे वो भूल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद सुबह सुबह अरुनंद देखी सुख पाव जसुमती, सुबह सुबह वो जसुमती को देखकर जो सुख पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखकर वो याद कर रहे सोचकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे माखन रोटी देव सजाओ अति हित साथ खवावत, यानी जो यशोदा माँ है उनको माखन रोटी खिलाती थी और वो गोपी बाल के साथ सब दिन खेलते थे। तो ये सब चीज़ों को वो भूल नहीं पा रहे, ये उन्हें याद आ रही है, ये सब चीज़ें लिख देना। और उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर आपके हाथ में है बिल्कुल। इयम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, तो ये जो है ये आपके वाराणसी पाठ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा में देखिए अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया है, तो ये जो ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। माता गुरुत्वा भूमि, और यहाँ से लेकर त्रिलया तक दिया हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो पाठ है ये आपका जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया है। अथवा में जो दिया है, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित, ये जो है ये आप सभी का यानी कि प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है, तो दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। ये आपके पेपर में 3 नंबर का आता है। शब्द सीमा अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है, यानी आपको इसके आंसर को लगभग 2 से 3 पेज में लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। ये चीजें हम आपको बता दें, आपका जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से आपको किसी एक खंड का आपको याद करके जाना है। आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वो आपको बता देंगे, वही याद कीजिए। अदरवाइज आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है अपने जिले का नाम और कौन सा खंड काव्य आएगा, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कई दिया, जैसे मुक्ति दूत हो गया, उसके बाद ज्योति जोहार हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अग्र पूजा हो गया, जय सुबास, कर्ण हो गए, मातृभूमि, और उसके बाद कर्मवीर तुमुल, यहाँ पे कई दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी को
अपने जिले के हिसाब से ही इसको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न 6 है। 6 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। शब्द सीमा अधिकतम आपको 80 शब्दों में, यानी आपको 3 नंबर जो जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों अगर आप लोग तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई जीवन परिचय नहीं आएगा और आपका 5 नंबर अभी से बिल्कुल पक्का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जीवन परिचय आपको कहीं और से नहीं बल्कि हमारे चैनल पे खुद वीडियो अपलोड है, आप लोग वहां से देखिएगा, क्योंकि हम आपको जो तरीका बता रहे वही सबसे ओरिजिनल और टॉपर की तरीका है और वैसे ही लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की प्लेलिस्ट बनी, चैनल पे जाइए देखिए आप लोग। अगर आपको ऐसे नहीं देखने आ रहा है तो आपको YouTube पर जाना है और वहां पे सर्च करना है। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है और आपको जो भी जीवन परिचय चाहिए उसके नाम आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो आपको सर्च करना अपना विद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय, तो हमारी वहाँ पे वीडियो आ जाएगी। वहां से आप लोग पर्सनल हमारी ओरिजिनल वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो ये सभी जीवन परिचय आप लोग ऐसे ही सर्च करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ख, 6 का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 शब्द, यानी आपको इसके आंसर को 2 पेज में लिखना है। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। बिहारी, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों जीवन परिचय चैनल पे अपलोड है। जैसे हमने बताया वैसे ही आपको यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना है या हमारे चैनल पे विजिट करके। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। तो आप सभी लोग लिख लेना, बहुत ही इजी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके अलावा बंधन मणि जो है ये भी आप लोग तैयार कर सकते हो, तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 8वां है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, इनके आंसर आपको संस्कृत में देना है, सिर्फ 2 ही का आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। ठीक है, और आपको सिर्फ 2 ही का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 2 ही का आंसर लिखना है, तो जो सबसे छोटा है उसी का आंसर लिखिए, जो जिसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर याद है। तो यहाँ पे देखिए 3rd वाला क्वेश्चन जो है छोटा है। पुरराजा केन से युद्धम अकरोत, तो केन की जगह सिर्फ आप सभी को केन की जगह क्या लिख देना है यहाँ पे कि पुरराजा अलछंद्रेण से युद्धम अकरोत। ठीक है, बस केन की जगह अलछंद्रेण, बाकी सभी चीजें लिख देना जो लिखा है और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है। चंद्रशेखर का आसित, तो क की जगह बस आपको लिख देना है कि क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसित। ठीक है, तो यही 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 2 का आप लोग तैयार कर लीजिए। का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, तो इसको भी लिख सकते हो कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, ये सब चीजें लिख लेना आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द में लिखना है, यानी आपको इसका आंसर 4 से 5 पेज में लिखना है और ये आप सभी का टोटल 7 नंबर का है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा विज्ञान अभिशाप या वरदान, और तीसरा है यातायात के नियम, और चौथा है जनसंख्या लाभ या हानि। ये आपका चारों जो है निबंध लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको चारों को तैयार कर ली तो इससे बाहर आपका कोई निबंध लेखन नहीं आएगा और यहाँ पे आप सभी का 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, बिल्कुल पक्का है, इससे बाहर कोई निबंध लेखन नहीं आएगा। और ये सभी निबंध लेखन हमारे चैनल पे वीडियो बनी है, आप लोग देखिए, और या तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए सर्च कीजिए, वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध अपना विद्यालय, तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीका और ट्रिक बताया जिससे वीडियो देखते ही सभी आपको निबंध लेखन याद हो जाएगा। क्वेश्चन 10वां देखिए, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखे जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। तो यहाँ पे आपको पत्र लेखन करना है जो 4 नंबर का आपके पेपर में आएगा। और अथवा में देखिए अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, यानी आपकी रुचि किस में है, घूमने में है, पढ़ने में है, ठीक है, खेलने में है, यही सब चीजें आपको लिखना है। तो ये आपका पत्र लेखन है, दोनों में से किसी एक को करना है, 4 नंबर का, सभी को आप लोग को तैयार कर लेना है। हमारे चैनल पे सभी क्वेश्चन के आंसर के वीडियो बने हुए हैं,
प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन में जाकर आप लोग देख लीजिए। बाकी इस पूरे पेपर की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाकी इस पूरे पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए आप लोग देखिए। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और उसके बाद हम आपको बता दें, अगर आपको ये जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वायरल असली बोर्ड का पेपर है, अगर आपको और भी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।